नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सिंह राणा स्वागत करता हूं आपका शिखर क्लासेस उत्तरकाशी में। इससे पिछले वीडियो में हमने पंवार वंश में बात की थी राजा फतेहपति शाह की, और फतेहपति शाह के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था और देखा था हमने कि उसका सिरमौर आक्रमण, भंगाड़ी का युद्ध, दुधौली का युद्ध। तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें कि कौन कौन शासक बने और किस प्रकार से उन्होंने शासन चलाया। तो फतेहपति शाह की मृत्यु के बाद उत्तराखंड गढ़वाल की जो राजगद्दी थी वो किसने संभाली? उपेंद्र शाह ने। और उपेंद्र शाह के बाद किसने संभाली? दिलीप शाह ने। और दिलीप शाह के बाद प्रदीप शाह। उपेंद्र शाह और दिलीप शाह, क्योंकि जैसे ही उपेंद्र शाह शासक बना तो 7-8 महीने के अंदर ही इसकी अल्पायु 22 वर्ष की उम्र में बताया जाता है कि बग्वाल के दिन इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब दिलीप शाह शासक बना तो 2-3, जो कि किसका शासक था? दिलीप शाह जो था वो उपेंद्र शाह का छोटा भाई था। जैसे ही उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई, दिलीप शाह शासक बना। दिलीप शाह शासक बनते ही 2-3 माह बाद जो है इसकी भी मृत्यु हो गई। और इसके बाद जो है राजगद्दी किसने संभाली गढ़वाल की? दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह ने। उपेंद्र शाह और दिलीप शाह दोनों ही अल्पायु में उनका देहांत हो गया था, तो उनके बारे में जो है कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है। और आज हम सीधे उससे आगे बात करेंगे दिलीप शाह के जो पुत्र थे प्रदीप शाह, और किस प्रकार से इन्होंने शासन चलाया। तो प्रदीप शाह टॉपिक डालते हैं। प्रदीप शाह। और प्रदीप शाह का जो शासन काल था वो था 1717 से और 1773 ईस्वी। ठीक है, प्रदीप शाह का शासन काल 1717 से और 1773 तक इन्होंने राज किया। ये गढ़वाल की राजगद्दी पर राज करने वाले, सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासक थे प्रदीप शाह। देखो 1717 और 1773 इन्होंने सबसे लंबे समय तक गढ़वाल की राजगद्दी पर राज किया। और सबसे कम समय तक इनके पिता, जिनका नाम क्या था? दिलीप शाह, सबसे कम समय तक दिलीप शाह ने जो है गढ़वाल की राजगद्दी पर राज किया था। जब इनके पिताजी की अल्पायु में मृत्यु हो गई थी तो ये उस टाइम पे 5 वर्ष के थे, केवल मात्र 5 वर्ष के। तो जब ये 5 वर्ष के थे तो इनको जो है राजा बना दिया गया। बहुत छोटे थे, इसलिए जो है जैसे ही हमने पिछले उसमें देखा था कि पृथ्वीपति शाह, जिनका संरक्षण किसने किया था? कर्णावती ने। फतेहपति शाह, उनका संरक्षण उनकी माता कटोची देवी ने किया था। इसी प्रकार इनका संरक्षण भी इनकी माता, क्या होता है उनका नाम? जिया कनक देई। संरक्षण जिया कनक देई, कनक देई। ठीक है, कहीं कहीं पे इसको कनकेयी देवी भी कहा गया है। कनकेयी देवी, कनक देवी को कहीं कहीं पे कनकेयी देवी लिखा गया है। तो प्रदीप शाह मात्र 5 वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठ गए थे। तो इनका जो संरक्षण किया था वो किसने किया था? जिया कनक देवी ने। उसके बाद इनका संरक्षण पुरिया नेथानी, जिनको कि गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, कौन करते हैं इसके बाद? पुरिया नेथानी। जिया कनक देवी के बाद दूसरा पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी, ठीक है, क्योंकि कनक देवी कोई खास ऐसी संरक्षिका नहीं थी कि जो है इसका संरक्षण कर सकती थी, एक राजा का संरक्षण कर सकती थी। इसी कारण जो है इसके बाद पुरिया नेथानी को जो है इसका संरक्षण दिया गया। किसका? प्रदीप शाह का। क्यों दिया गया देखते हैं। क्योंकि पंवार वंश के शासन काल में उस समय रवाई में एक आदमी हुआ करता था, सादर सिंह कठेत। क्या नाम था? सादर सिंह कठेत। सादर सिंह कठेत। सादर सिंह कठेत। ये जो सादर सिंह कठेत था, ये क्या करता था कि रवाई का टैक्स कलेक्ट करता था। ये उस समय पंवार वंश में रवाई का टैक्स कलेक्ट करता था सादर सिंह कठेत। पृथ्वीपति शाह किस टाइम से ये
टैक्स कलेक्शन का काम उधर करते रहते थे रवाई क्षेत्र में। अब प्रदीप शाह जब छोटे हो गए, उस समय सादर सिंह कठेत की भी मृत्यु हो गई। तो सादर सिंह कठेत की मृत्यु के बाद टैक्स कलेक्शन का काम किसने किया? इसके जो 5 पुत्र थे, सादर सिंह कठेत के 5 पुत्र थे, उन्होंने रवाई क्षेत्र का टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। अब जब वो टैक्स लेके राज दरबार श्रीनगर में गए थे, उस टाइम पे राजधानी श्रीनगर थी, तो श्रीनगर में ये गए तो इन्होंने कुछ टैक्स में हेरा फेरी कर रखी थी। जो ये 5 पुत्र थे सादर सिंह कठेत के, तो इन्होंने टैक्स में हेरा फेरी कर रखी थी। अब जैसे ही वहां टैक्स देने गए श्रीनगर में, उन्होंने देखा राजा छोटा है, तो उनकी संरक्षिका कौन थी? कनक देवी। कनक देवी को उन्होंने टैक्स दे दिया, और कनक देवी ने कहा जाता है कि उसने उन पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, ना काउंट किया ना कुछ किया, और सीधे रख दिया। फिर इन 5 कठेतों को लगा, जो इसके पुत्र थे सादर सिंह कठेत के, उन्होंने लगा यार राजा तो छोटा है। फिर कनक देवी उतना देख नहीं रही है। अगली बार जैसे ही इन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, टैक्स कलेक्ट करके वहां पर राजा को ये टैक्स दिया ही नहीं, और अपने आप इसको हड़प लिया। अब इनका लालच बढ़ने लगा। इन्होंने सोचा कि भाई एक रवाई के टैक्स से इतना धन निकलता है, इतना धन प्राप्त होता है, तो अगर पूरे गढ़वाल का टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए तो कितना धन होगा। फिर ये प्लान बनाते हैं कि भाई राजा तो छोटा है प्रदीप शाह, उसको मार देते हैं और पूरे गढ़वाल पर राज करके जो है पूरे गढ़वाल का टैक्स लेना शुरू करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि रवाई से विद्रोह शुरू कर देते हैं। रवाई से विद्रोह शुरू कर देते हैं। अब कनक देवी को कुछ मतलब ही नहीं है। इसके शासन काल को, कनक देवी का जो संरक्षण काल था, ब्लैक पीरियड कहा जाता है गढ़वाल का, ठीक है। तो फिर उसी समय जो है पुरिया नेथानी को क्या किया गया? इसका संरक्षण दिया गया। किसका? प्रदीप शाह को। और पुरिया नेथानी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल के चाणक्य नाम से जाना जाता है पुरिया नेथानी को। गढ़वाल का चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो पुरिया नेथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। तो इस कठेत जो विद्रोह हुआ था प्रदीप शाह के शासन काल में, कठेत विद्रोह किसके शासन काल में हुआ था? प्रदीप शाह के शासन काल में, क्योंकि बताया था कि वो 5 भाई कठेतों ने रवाई से विद्रोह शुरू कर लिया था। तो कठेत विद्रोह, ठीक है। क्या कहा गया इसे? कठेत विद्रोह। और कठेत विद्रोह का दमन किसने किया था? इसी जो गढ़वाल का चाणक्य था पुरिया नेथानी ने जो है इस विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। और इन कठेतों की हार हो गई थी, जिसे कि कठेत विद्रोह कहा गया। फतेहपति शाह के टाइम पे हुआ था, लेकिन वो कटोच विद्रोह था जो फतेहपति शाह के मामाओं ने किया था, ठीक है। लेकिन इसके टाइम पे जो हुआ ये कठेत विद्रोह है। फिर इसके टाइम की एक और अन्य घटना की बात कर लेते हैं कि उस समय जब ये प्रदीप शाह गढ़वाल का राजा था, उस समय कुमाऊं में कौन राजा था? देवीचंद, जिसको कि क्या कहा जाता है? कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक। इसने अटैक किया 1723 में। 1723 में जब युद्ध किया तो बागेश्वर के पास रणचूला हाट में युद्ध हुआ था। कहां पे? ये तो देख लिया आपने, संरक्षण जिया कनक देवी, उसके बाद पुरिया नेथानी। पुरिया नेथानी को गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है, और इसने ही कठेत विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। अब 1723 की घटना के बारे में थोड़ी देख लेते हैं कि जब जो है देवीचंद उस समय शासक था कुमाऊं का, जिसे कि कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी कहा जाता है। तो 1723 में इसने अटैक कर लिया, और राजा तो छोटा था, तो इसने इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन जो इसका संरक्षण कर रहा था पुरिया नेथानी, उसने भी इसका नेतृत्व नहीं किया, केवल सेना को ही भेजा था। इस युद्ध के दमन करने के लिए सेना को ही भेजा था। लेकिन क्या हुआ कि जब सेना को भेजा तो बागेश्वर में एक जगह है रणचूला हाट, तो रणचूला हाट में युद्ध हुआ था 1723 में गढ़वाल सेना के बीच में, और किसके बीच में? देवीचंद के बीच में। देवीचंद और गढ़वाल सेना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि देवीचंद जीत गया था। इस कॉन्फिडेंस में देवीचंद दोबारा अटैक करता है 1723 में ही गढ़वाल पर,
वो सोचता है कि क्यों ना पूरे गढ़वाल को अब जीत लिया जाए, क्योंकि राजा छोटा है। उसके बाद 1723 में जैसे ही देवीचंद दोबारा अटैक करता है गढ़वाल में, तो फिर उस समय सेना का नेतृत्व करता है, गढ़वाल सेना का नेतृत्व कौन? पुरिया नेथाणी। और पुरिया नेथाणी और देवीचंद के बीच में युद्ध होता है फिर 1723 में, और जिसको इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? गणाई का युद्ध। गणाई का युद्ध। गणाई का युद्ध, ठीक है। गणाई का युद्ध होता है और किस किस के बीच में? एक तो इधर से था, गढ़वाल का नेतृत्व कौन कर रहा था? पुरिया नेथाणी। पुरिया नेथाणी, ठीक है, पुरिया नेथाणी। और कुमाऊं में कौन था राजा? देवीचंद। देवीचंद, ठीक है। तो गणाई का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? एक तो पुरिया नेथाणी और देवीचंद के बीच में, और कब हुआ था? 1723 में, जिसमें कि पुरिया नेथाणी जीत गया था और देवीचंद हार गया था, ठीक है। ये 1723 की घटना है गढ़वाल में। उसके बाद क्या होता है कि जब देवीचंद की मृत्यु के बाद यहाँ पर जो है दूसरा शासक आता है इसी के शासनकाल में, प्रदीप शाह के शासनकाल में, जिसका नाम था कल्याण चंद चतुर्थ। कल्याण चंद चतुर्थ जिसका नाम था। उसके टाइम पे क्या होता है कि 1743 में अली अहमद खां के नेतृत्व में रोहिलाओं का आक्रमण हो जाता है कुमाऊं पर। किसके शासनकाल में? कुमाऊं में राजा था कल्याण चंद और यहाँ पे था गढ़वाल में प्रदीप शाह। तो कल्याण चंद के शासनकाल में 1743 में, ठीक है, सन भी याद रखना, तब 1743 में 1743 में कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण। कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण होता है। और इस रोहिला आक्रमण में कौन नेतृत्व कर रहा था? अली अहमद खान। अली अहमद खान। अली अहमद खान के नेतृत्व में जो है कुमाऊं पर आक्रमण हो जाता है। किनका? रोहिलों का। और कल्याण चंद रोहिला आक्रमणों से भागकर आ जाते हैं वहां से, कुमाऊं से, और कहा? प्रदीप शाह के दरबार में। तो प्रदीप शाह इसकी मदद करते हैं। और इसके बाद प्रदीप शाह गढ़वाल की सेना और कल्याण चंद कुमाऊं की सेना, दोनों सेनाएं साथ मिलकर रोहिलाओं को जो है युद्ध के लिए, रोहिलाओं से युद्ध होता है। किसका? कुमाऊं और गढ़वाल की सम्मिलित सेना और रोहिलों के बीच में युद्ध होता है, जिसे क्या कहा जाता है? दूनागिरी युद्ध, ठीक है, दूनागिरी युद्ध। दूनागिरी युद्ध किस किस के बीच में होता? गढ़वाल कुमाऊं की सम्मिलित सेना, मतलब गढ़वाल और कुमाऊं की सेना तो एक साथ थी, और दूसरी तरफ कौन थे? रोहिला। दूनागिरी का युद्ध गढ़वाल कुमाऊं की सम्मिलित सेना और रोहिलों के बीच में होता, जिसमें कि गढ़वाल कुमाऊं की सम्मिलित सेना हार गई थी। और हारने के बाद जो है यहाँ पर एक संधि होती है कल्याण चंद के साथ। किसकी? रोहिलाओं की और कल्याण चंद की एक संधि होती है, जिसमें कि रोहिला अपने युद्ध के हट जाना है तो उनसे कितना? 3 लाख रुपए मांगते हैं। किससे? कल्याण चंद से रोहिला 3 लाख रुपए मांगते हैं युद्ध के हट जाने के रूप में, कि भाई हमारा युद्ध में इतना खर्चा हुआ, 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। तो रोहिलों ने जब 3 लाख की मांग की, तो इसके पास, कल्याण चंद के पास उस समय 3 लाख नहीं थे। तो फिर प्रदीप शाह ने कल्याण चंद को 3 लाख रुपए उधार देकर इसकी सहायता की थी। तो ये किसने किया था? प्रदीप शाह के शासनकाल में ही ये हुआ था। जबकि इससे पहले पंवार वंश से इनके देवीचंद के साथ इनका जो है आक्रमण हुआ था। और यहाँ पे जो है कल्याण चंद के शासनकाल में प्रदीप शाह और चंद वंश के जो है मित्रवत संबंध हो गए थे। तो ये याद रखना, 1743 कुमाऊं पर रोहिला आक्रमण। उसके बाद इसकी मदद करने के बाद फिर रोहिलाओं का इधर गढ़वाल की तरफ ध्यान आ गया। उन्होंने देखा कि भाई
यहाँ पर जो है राजकोष बहुत ज्यादा है, 3 लाख रुपए राजा ने कैसे उधार दे दिए। और फिर उनको गढ़वाल में जो है सेना का आकलन भी उन्होंने कर लिया रोहिलों ने। तो इसी प्रकार फिर रोहिला आक्रमण करते हैं, कब? 1757 में। 1757 में वो गढ़वाल पर भी आक्रमण करते हैं, ठीक है, गढ़वाल पर आक्रमण, ठीक है, ये तो लिख लिया। रोहिला आक्रमण कुमाऊं पर 1743 में और गढ़वाल पर करते हो 1757 में, ठीक है, 1757 में। और किसके नेतृत्व में? नजीब खान, नजीब खान, नजीब खान के नेतृत्व में फिर रोहिला आक्रमण कर लेते हैं। और इस समय भी प्रदीप शाह जो है गढ़वाल की राजगद्दी पर राज कर रहे थे। और नजीब खान जब 1757, ये पहला रोहिला आक्रमण है गढ़वाल पर। रोहिला आक्रमण पहला कब हुआ था? 1757 में, और नजीब खान के नेतृत्व में। और शासक कौन था? प्रदीप शाह। और यहाँ पर जो है प्रदीप शाह की पराजय हो गई थी और इन्होंने कुछ दून का हिस्सा जीत लिया था, दून का हिस्सा कुछ जीत लिया था। और वो जब 1770 में नजीब खान की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद उस इलाके को जो है फिर से गढ़वाल में सम्मिलित कर दिया गया था। तो 1757 नजीब खान के नेतृत्व में गढ़वाल पर रोहिला आक्रमण, गढ़वाल पर रोहिला आक्रमण, रोहिला आक्रमण, ठीक है, ये प्रथम आक्रमण था। और दूसरा आक्रमण गढ़वाल पर हुआ था कब? 1886 में, ठीक है, वो 1786 में जो दूसरा आक्रमण हुआ था रोहिलाओं का, ठीक है। पहला हुआ था 1757 में, 1770 में इन्होंने वापस कर लिया था, फिर गढ़वाल में ही सम्मिलित कर लिया था, जो 1757 में नजीब खान के नेतृत्व में दून के कुछ इलाके को जीत लिया था। तो आपको ये याद रखना है कि प्रदीप शाह के शासन काल में ही रोहिलाओं का गढ़वाल पर आक्रमण हुआ नजीब खान के नेतृत्व में। और कब? 1757 में, जिसमें कि प्रदीप शाह की पराजय हो गई थी और रोहिला इसमें जीत गए थे, ठीक है। इसके बाद इसके बारे में एक और मुख्य पॉइंट है कि इसका जो दरबारी कवि था वो कौन था? मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा इसका दरबारी कवि था। और इसने क्या लिखा है? रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप। तो रामायण प्रदीप की रचना किसने की? मेधाकर शर्मा, जो कि प्रदीप शाह का दरबारी कवि था। प्रदीप शाह के बाद इसका पुत्र अब राज करेगा गढ़वाल की राजगद्दी पर, जिसका नाम है ललित शाह, ठीक है, ललित शाह। तो अब हम ललित शाह को देखेंगे। प्रदीप शाह के बारे में इतना ही कुछ था पढ़ने के लिए। तो अब हम बात करते हैं ललित शाह की, और ललित शाह का हम शासन काल देखेंगे। तो 1773 से और 1780 तक ललित शाह ने राज किया। ललित शाह, और कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से और 1780, ठीक है। इसके बारे में भी एक दो पॉइंट है कि ये जब राजा बना तो इसने जो है क्या किया था? राजा बनने के बाद इसने सिरमौर पर आक्रमण किया था, इसने सिरमौर पर आक्रमण किया था। और कब किया था? 1778-79 में इसने सिरमौर पर आक्रमण किया था, ठीक है, सिरमौर पर आक्रमण, ठीक है, सिरमौर पर आक्रमण किया था। लेकिन ये विजयी नहीं हुआ था, ये हार गया था। इसने सिरमौर पर आक्रमण किया और हार गया था। इसके बारे में एक तो ये पॉइंट है ललित शाह के बारे में। शासनकाल आपने देख लिया 1773 से और 1780। सिरमौर पर आक्रमण किया था 1778-79 में। इसके टाइम पे कुमाऊं में जो राजा राज कर रहा था उसका नाम क्या था? दीपचंद, जो उस समय जो है कुमाऊं की राजगद्दी पर राज कर रहा था, जिसका नाम था दीपचंद। अब दीपचंद के शासन काल में क्या हुआ कि कुमाऊं में गृह कलेश बढ़ गया। गृह कलेश बढ़ गया तो उसके दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था, मोहन सिंह रोतेला। क्या नाम था?
मोहन सिंह रौतेला, मोहन सिंह रौतेला, मोहन सिंह रौतेला। मोहन सिंह रौतेला क्या करता है, इस दीपचंद को, जो कुमाऊं का राजा था और इसका दीवान था हर्षदेव जोशी, किसका, दीपचंद का। तो दीपचंद के दीवान हर्षदेव जोशी को और दीपचंद को जो है ये मोहन सिंह रौतेला बंदी बना लेता है और खुद कुमाऊं की राजगद्दी पर मोहन चंद के नाम से राज करने लगता है। ठीक है, मोहन सिंह रौतेला इनको बंदी बनाकर खुद मोहन चंद के नाम से जो है अपने को राजा घोषित कर लेता है। तो फिर क्या हुआ कि गढ़वाल में शासक कौन था, ललित शाह, और हर्षदेव जोशी 1777 में जो है ललित शाह को युद्ध के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप जो है कुमाऊं पे अटैक करें। तो 1777 में, कब, 1777 में एक युद्ध होता है जो कि किसके बीच में होता है, मोहन चंद के बीच में और 1777 में, 1777 में युद्ध होता है मोहन चंद के बीच में, जो कि मोहन सिंह रौतेला था और मोहन चंद के नाम से राजगद्दी पर बैठा था 1777 में। किस किस के बीच में, एक तो मोहन चंद और दूसरा कौन, ललित शाह, ललित शाह के बीच में युद्ध होता है। और इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, बगवाली पोखर, बगवाली पोखर। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया है। बगवाली पोखर युद्ध कब हुआ था, तो 1777 में, और किस किस के बीच में हुआ था, मोहन चंद और ललित शाह के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि ललित शाह जीत गया था और मोहन चंद की पराजय हो गई थी। इसके बाद जब ललित शाह इस युद्ध को जीतता है 1777 में, बगवाली पोखर के युद्ध को जीतता है, उसके बाद वो कुमाऊं की राजगद्दी पर अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं में राजा बना देता है। क्योंकि इसके 4 पुत्र थे, एक का नाम था प्रद्युम्न शाह, प्रीतम शाह, पराक्रम शाह और जयकीर्ति शाह। सबसे पहले था जयकीर्ति शाह, उसके बाद प्रद्युम्न शाह, उसके बाद पराक्रम शाह और उसके बाद प्रीतम शाह। तो ये अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को जो है कुमाऊं में राजा बना देता है। और कहा जाता है कि जब कुमाऊं अभियान से ये वापस लौट रहा था तो इसकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, गिवाड़ टुलड़ी नामक स्थान पर इसकी मलेरिया के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मलेरिया के कारण गिवाड़ टुलड़ी में गिवाड़ टुलड़ी, कहाँ पे, गिवाड़ टुलड़ी में जो है ललित शाह की मृत्यु हो जाती है मलेरिया के कारण, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो अब ललित शाह की मृत्यु हुई, इसके बारे में इतना ही है कि इसने एक तो 1777 में बगवाली पोखर का युद्ध किया था मोहनचंद के साथ, जिसमें ये विजयी हुआ था, और सिरमौर पे आक्रमण किया था 1778-79 में, जिसमें ये इसकी हार हो गई थी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, गिवाड़ टुलड़ी नामक स्थान पर हुई थी, जब ये कुमाऊं विजय अभियान से वापस लौट रहा था। ठीक है, तो इसके बाद जब ललित शाह की मृत्यु हो जाएगी तो प्रद्युम्न शाह को तो बना दिया कुमाऊं का राजा, अब गढ़वाल की राजगद्दी संभालेगा जयकीर्ति शाह। लेकिन जयकीर्ति शाह जब राजगद्दी संभालेगा तो स्थिति कुछ ऐसे ही रहेगी, क्योंकि प्रद्युम्न शाह चाहेगा कि मैं गढ़वाल का राजा बनूं, और जयकीर्ति शाह को बना दिया वहां का राजा, उसने राजवाड़ संभाल लिया स्वतः ही, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो गई तो राजवाड़ जयकीर्ति शाह ने संभाल लिया। तो 1786 तक ये सब चलता रहा, और प्रद्युम्न शाह और जयकीर्ति शाह की आपस में जो है उसके बाद अनबन हो गई, जब ये जो है कुमाऊं का शासक था प्रद्युम्न चंद के नाम से प्रद्युम्न शाह बैठा हुआ था, और गढ़वाल की राजगद्दी पर जयकीर्ति शाह। तो इन दोनों की जो है आपसी संपर्क खराब हो गए, मतलब आपसी जो तालमेल था इनके, युद्ध जैसी इनकी जो है स्थिति आ गई आपस में। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, इन दोनों के बीच में भी फिर युद्ध होता है। ललित शाह के बारे में इतना ही, कार्यकाल देख लिया 1773 से 1780। अब इसके बाद जयकीर्ति शाह और प्रद्युम्न
चंद जो कि प्रद्युम्न शाह था और कुमाऊं की राजगद्दी पर प्रद्युम्न शाह के नाम से बैठा हुआ था, उनके बीच में एक युद्ध होता है, कपरोली का युद्ध, जिसे क्या कहा जाता है, कपरोली का युद्ध। इसे भी थोड़ी देख लेते हैं। कपरोली का युद्ध जो कि कब हुआ था, 1785 में, 1785 में। इस युद्ध में गढ़वाल नरेश जयकृत शाह का साथ दिया था किसने, जगत प्रकाश, जो कि कौन था, सिरमौर का शासक हुआ था। गढ़वाल का राजा कौन था उस समय, जयकृत शाह। और कुमाऊं का राजा कौन था, प्रद्युम्न चंद, ठीक है, कुमाऊं का, ठीक है। अब प्रद्युम्न चंद का साथ दिया था इसके छोटे भाई पराक्रम शाह ने, और गढ़वाल का जो साथ दिया था जयकृत शाह का, उस सिरमौर के शासक जगत प्रकाश ने दिया था, जगत प्रकाश, ठीक है। कपरोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1785 में, और किस किस के बीच में, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में, जिसमें कि गढ़वाल शासक जयकृत शाह का साथ दिया था जगत प्रकाश ने, जो कि सिरमौर का शासक था, और कुमाऊं का शासक उस समय प्रद्युम्न चंद था, और प्रद्युम्न चंद का साथ दिया था उसके भाई पराक्रम शाह ने, जिसमें कि कुमाऊं सेना, प्रद्युम्न चंद की जो सेना थी उनकी पराजय हो गई थी, और गढ़वाल शासक जयकृत शाह की जीत हो गई थी, ठीक है। एक तो ये हो गया कपरोली युद्ध। दूसरा होता है 1785 में जोशियाणी कांड। क्या होता है, जोशियाणी कांड। अब जोशियाणी कांड क्या है कि फिर 1785 में क्या होता है, क्योंकि जब कुमाऊं में मोहनचंद क्या बोलते हैं, प्रद्युम्न चंद कुमाऊं में जब शासक है, तो उसका दीवान भी फिर कौन है, हर्षदेव जोशी क्या करता है कि 1785 में गढ़वाल पर आक्रमण कर लेता है और बहुत ज्यादा लूटपाट मचाता है, अत्याचार करता है, और इसको ही जो है जोशियाणी कांड के नाम से जाना जाता है। तो जोशियाणी कांड कब हुआ था, तो 1785 में जोशियाणी कांड भी हुआ था, और किसने किया था ये, हर्षदेव जोशी, जिसको कि कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, हर्षदेव जोशी ने। और क्या किया था, भारी लूटपाट की थी, ठीक है, भारी लूटपाट, क्योंकि अब होना ही था, क्योंकि भाई देखो गढ़वाल में जो है आपसी इनके संबंध खराब हो गए, भाई भाई के संबंध खराब हो गए, प्रद्युम्न चंद जयकृत शाह से उनका युद्ध हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद 1786 में जो है गढ़वाल पर दूसरा रोहिला आक्रमण भी जयकृत शाह के शासन काल में ही होता है। 1786 में दूसरा रोहिला आक्रमण भी जयकृत शाह के शासन काल में ही होता है, दूसरा रोहिला आक्रमण 1786 में, और 1786 में ही जयकृत शाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जयकृत शाह की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न चंद कुमाऊं की गद्दी छोड़कर प्रद्युम्न शाह के नाम से जो है यहाँ पर कहा गढ़वाल की राजगद्दी पर राज करते हैं। तो अब आगे देखते हैं प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह। और प्रद्युम्न शाह का जो शासन काल था वो कब से कब तक था, 1786 से और 14 मई 1804। प्रद्युम्न शाह और शासन काल कब से कब तक, 1786 से और 14 मई 1804। यह है प्रद्युम्न शाह का शासन काल। गढ़वाल की राजगद्दी पर प्रद्युम्न शाह ने कब कब राज किया था। तो
इसके पहले इससे देख लिया आपने कपरोली का युद्ध इसके खुद के भाई जयकृत शाह के साथ हुआ था। उसके बाद इसके बारे में पढ़ते हैं कि जब गोरखाओं ने 1790 में कुमाऊं पे राज करना शुरू कर लिया था। कुमाऊं पे गोरखा शासन स्थापित हो गया था 1790 में। तो फिर कुमाऊं में गोरखाओं का शासन हो गया, तो गोरखाओं ने फिर 1791 में अटैक कर लिया गढ़वाल पर, और गढ़वाल राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह। 1791 में गोरखाओं ने युद्ध किया प्रद्युम्न शाह के साथ, जिस युद्ध को लंगूरगढ़ के युद्ध के नाम से जाना गया। लंगूरगढ़, ये सब घटना है प्रद्युम्न शाह के शासनकाल के टाइम की। लंगूरगढ़ का युद्ध, और किस किस के बीच में हुआ लंगूरगढ़ का युद्ध? तो गोरखाओं के बीच में, गोरखाओं प्लस इसके प्रद्युम्न शाह। ये अब देखो 1790 में तो कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हो गया। 1791 में गोरखाओं ने अटैक किया गढ़वाल पर, और गढ़वाल पर अटैक किया तो 1791 है, ठीक। 1791 में जब अटैक किया था तो उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं का जब युद्ध हुआ तो इस आक्रमण में जो है गोरखा जीत गए, और इन्होंने लंगूरगढ़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया। फिर इनके बीच में, गोरखाओं के बीच में और प्रद्युम्न शाह के बीच में एक संधि होती है, जिसमें कि प्रद्युम्न शाह को गोरखाओं को प्रति वर्ष 3000 रुपए देने पड़ते थे। 3000 रुपए हर साल देने पड़ते थे गोरखाओं को। किसके द्वारा? प्रद्युम्न शाह के द्वारा। फिर उन्होंने जो है लंगूरगढ़ से अपना अधिकार हटाया इस संधि के तहत, ठीक है। तो 1791 में लंगूरगढ़ का युद्ध किस किस के बीच में? प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में, और गोरखाओं ने जो है यहाँ पर 3000 रुपए का इन पे वार्षिक कर लगाया गया प्रद्युम्न शाह पे। इसकी पुष्टि भी नेपाल सरकार ने कब की थी? 1792 में, ठीक है। इसकी पुष्टि कर दी थी नेपाल सरकार ने, और गोरखा इसमें जीत गए थे, ठीक है। इसके बाद प्रद्युम्न शाह के शासन काल में क्या होता है कि 1795 में, ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं कि प्रद्युम्न शाह के शासन काल में क्या होता है कि 1795 में गढ़वाल में अकाल पड़ जाता है, ठीक है। 1795 में, और संवत कौन सा चल रहा था उस टाइम पे? संवत चल रहा था 1851 और 52। संवत 1851-52 में गढ़वाल में भयंकर अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? भारी अकाल पड़ गया गढ़वाल पर। कब की बात है? 1795। संवत कब चल रहा था? 1851-52, और गढ़वाल पे पड़ गया उस टाइम पे भारी अकाल, जिसको कि इकावनी बावनी के नाम से गढ़वाल के इतिहास में जाना जाता है। गढ़वाल के इतिहास में इकावनी बावनी के नाम से किसे जाना जाता है? इकावनी और बावनी के नाम से। इकावनी बावनी, ठीक है। इकावनी बावनी के नाम से जाना जाता है, जो 1795 में गढ़वाल पर भारी अकाल पड़ा था। किसके शासन काल में ही? प्रद्युम्न शाह के शासन काल में ही। इकावनी बावनी इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पे संवत कौन सा चल रहा था? 1851-52 वाला संवत चल रहा था, और इकावनी बावनी के नाम से इसे जाना जाता है। ये जो घटनाएं ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये बाद में जो है प्रद्युम्न शाह की पराजय के कारण बनेंगे। गोरखाओं से जो बाद में युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध, यही सब कारण रहे जिनसे कि जो है प्रद्युम्न शाह उस युद्ध में पराजय हो गए। क्योंकि एक तो गढ़वाल पर अकाल पड़ा हुआ है 1795 में। इसके बाद एक और घटना होती है कि 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल पर एक भारी भरकम भूकंप आता है, जो कि 9 रिएक्टर स्केल इसकी तीव्रता होती है, और बहुत ही ज्यादा त्रासदी होती है गढ़वाल में, ठीक है। कब की बात है? 1803। ये लिख दिया 1795 इकावनी बावनी की घटना या अकाल पड़ना, ठीक है। दूसरा क्या हुआ था? 1 सितंबर
1 सितंबर 1803। 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल में एक भूकंप आया था, भूकंप, ठीक है, जो कि 9 रिक्टर स्केल का था। तीव्रता कितनी थी? 9 रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया था, और जिसमें जो है गढ़वाल में इसको विनाशकारी भूकंप के नाम से जाना जाता है। और इसका फायदा किसने उठाया? गोरखाओं ने, क्योंकि गढ़वाल तो पहले ही अकाल से जूझ रहा है, फिर इतना भारी भरकम विनाशकारी भूकंप आया, तो गढ़वाल की स्थिति उस समय बिल्कुल एकदम हालत खराब हो गई थी गढ़वाल की। इसका फायदा उठाकर गोरखाओं ने फिर 1804 में आक्रमण कर दिया। और कहा जाता है कि प्रद्युम्न शाह के पास जो है इतना भी राजकोष नहीं बचा हुआ था युद्ध लड़ने के लिए, तो प्रद्युम्न शाह क्या करते हैं, अपना जो राज सिंहासन था उसको सहारनपुर में बेच के फिर युद्ध लड़ते हैं। और 14 मई 1804 फाइनली प्रद्युम्न शाह युद्ध लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको कि खुड़बुड़ा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804 में। और किस किस के बीच में? प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में। प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में 1804 में युद्ध होता है, जिसको कि खुड़बुड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 14 मई 1804 प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो जाती है, और यहां पर हो जाएगा जो है गढ़वाल पर भी गोरखा शासन स्थापित हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, और अगले वीडियो में हम देखेंगे गोरखा शासन, जो कि आयोग का फेवरेट टॉपिक है, गोरखा शासन। उसके बाद हम देखेंगे गढ़वाल विभाजन, सुदर्शन शाह, उसके बाद की स्थिति देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।